नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स यहां पर देखी जा रही है। बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, जिसमें जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है सेक्शन 206 सी सब क्लोज 1H वर्सेस सेक्शन 194 क्यू के रिगार्डिंग। जी हाँ, बेसिकली दोनों ही सेक्शंस नए सेक्शन है। सेक्शन 206 सी ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है और सेक्शन 194 क्यू 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो ऐसे में इन दोनों सेक्शंस को लेकर कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों में। कंफ्यूजन क्या है, अगर मैं बात करूं कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड और मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो XYZ के द्वारा ABC प्राइवेट लिमिटेड को कुछ गुड्स सेल की जाती हैं, कुछ गुड्स सेल की जाती हैं और XYZ की जो कैपेसिटी है वो एज ए सेलर है, जबकि ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एज ए बायर है। तो सेक्शन 206 सी सब क्लोज 1H एप्लीकेबल होता है ऑन द पार्ट ऑफ द बायर, जबकि सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल होता है ऑन द पार्ट ऑफ बायर। तो ये जो सेक्शन है 206 सी सब क्लोज 1H ये सेलर पर एप्लीकेबल होता है, जबकि 194 क्यू जो है वो बायर पर एप्लीकेबल होता है। और आप देखेंगे दोनों की जो एप्लीकेबिलिटी प्रोविजंस है वो सेम रखे गए हैं। दैट मींस XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक सेलर है, उसके केस में 206 सी सब क्लोज 1H एप्लीकेबल होगा अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीट वो है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर है, ग्रोस रिसीट है, तो यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा सेलर पर। तो मान लीजिए ये गुड्स सेल की गई है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर, तो ऐसे में हमें देखनी होगी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की टर्नओवर क्या है। अगर 2020-21 की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा सेलर पर, और अगर 10 करोड़ से कम है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा सेलर पर। सेम वे में बायर पर जो सेक्शन है 194 क्यू, सेम कंडीशन रखी गई है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है या फिर जो ग्रोस रिसीट है वो अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो बायर पर सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हमें चेक करना होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की टर्नओवर कितनी है। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो बायर पर सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है तो बायर पर सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मान लीजिए दोनों की ही टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, दोनों की ही टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर पर सेक्शन 206 सी सब क्लोज 1H एप्लीकेबल हो जाएगा और बायर पर सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब बात आई कि इस ट्रांजैक्शन पर जब एबीसी लिमिटेड परचेज कर रही है, क्योंकि इन दी हैंड्स ऑफ एबीसी यह एक परचेज है, जबकि इन दी हैंड्स ऑफ XYZ लिमिटेड ये ट्रांजैक्शन एक सेल ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे में सेलर पर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 206 सी सब क्लोज 1H, जबकि बायर पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। दो अलग अलग बातें हैं। सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा ओवर एंड अबव कंसीडरेशन, जबकि एबीसी जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा फ्रॉम द कंसीडरेशन। तो ऐसे में बात आई कि मान लीजिए दोनों की टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है
तो क्या सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा या फिर बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा? तो ये हमें देखना है। ये इस सर्कुलर के अंदर बताया गया है जो इशू किया गया है बाय दी सीबीडीटी, जिसके अंदर और बहुत सारी बातें बताई गई है और बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर किए गए हैं। तो यहाँ पर एक बात तो कि कौन सा सेक्शन पहले एप्लीकेबल होगा, ये बात। दूसरी बात कि जो टीसीएस कलेक्ट होता है वो रिसिप्ट बेसिस पर कलेक्ट होता है। दैट मींस जब जब सेलर रिसीव करेगा कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर एक्सीडिंग एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए से ज्यादा जब रिसिप्ट होगी तो टीसीएस कलेक्ट होगा। इसी तरह बायर के केस में कहा गया कि 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप परचेज करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट में, तो ऐसे में जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहां पर अगर सबसे पहला आपका कंफ्यूजन दूर किया जाए, तो अगर मान लीजिए XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे में टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q डिडक्ट किया जाएगा बाय द बायर और टीसीएस अंडर सेक्शन 206C क्लोज 1H के तहत कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब कि हमेशा आपको सबसे पहले बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना होगा कि क्या बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है। अगर बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है तो ऐसे में सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। अब एक और यहां पर हम केस देख लेते हैं। मान लीजिए सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है जबकि बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो ऐसे में यहां पर जो बायर पर सेक्शन 194Q है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है। तो ऐसे में सेलर क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 206C1H, जबकि टीडीएस जो है वो बायर के द्वारा डिडक्ट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 194Q। अब मान लीजिए कि दोनों की ही टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है, तो ऐसे में अगर दोनों की ही टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो ना ही तो सेक्शन 206C1H के तहत टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, ना ही 194Q के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि टर्नओवर जो है वो बायर की 10 करोड़ से ज्यादा है इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो करंट ईयर के अंदर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर परचेज की जा रही है तो ऐसे में उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब मान लीजिए मिस्टर राम है वो है अकाउंटेंट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जबकि श्याम है वो है अकाउंटेंट ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब बात आई कि राम जब देखते हैं कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और श्याम देखते हैं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो राम है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से एक डिक्लेरेशन लेंगे कि जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है क्या उस पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है या नहीं। अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कहेगी कि उस पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है तो राम जो है वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कहती है कि उस पर टीसीएस 194Q के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, तो जो है वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड टीसीएस कलेक्ट करेगी। तो आपको जो मेन बात याद रखनी है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन के लिए तो आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया देखना है दोनों के ही केसेस में, और देखना है कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की रिसिप्ट की जा रही है इन केस ऑफ सेलर,
और 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की परचेज की जा रही है इन केस ऑफ बायर। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 194Q पहले एप्लीकेबल होगा, और अगर 194Q एप्लीकेबल हो जाता है तो ऐसे में सेक्शन 206C(1)(h) के तहत टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब एक और बात आई कि हमने देखा 206C(1)(h) के अंदर जो अमाउंट रिसीव हुई उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, और यह जो अमाउंट है यह इंक्लूडिंग जीएसटी है। दैट मीन्स कि सेलर जो भी अमाउंट रिसीव करेगा, चाहे वो कंसीडरेशन के रिगार्डिंग है, चाहे वो टैक्सेस के रिगार्डिंग है, उस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो क्या ऐसे में जब 194Q एप्लीकेबल होगा और बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो क्या उसको परचेज प्राइस प्लस जीएसटी, तो यहां पर आपका जो इनवॉइस वैल्यू, तो उसे किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा? क्या वो इनवॉइस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करेगा जो इंक्लूडिंग जीएसटी है, या फिर वो टैक्सेबल वैल्यू या फिर परचेज प्राइस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा? तो इसके रिगार्डिंग सर्कुलर ने बताया कि जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी को हटाने के बाद जो अमाउंट होगी उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द बायर अंडर सेक्शन 194Q। तो एक और क्लैरिफिकेशन यहां पर दे दी गई कि जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा, और जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो इंक्लूडिंग जीएसटी कलेक्ट होगा। तो ये यहां पर क्लियर किया गया है सर्कुलर के अंदर। अब एक और बात जिसको लेकर डाउट था कि 1 जुलाई 2021 से जो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा, तो ऐसे में 1 जुलाई 2021 से पहले जो परचेज ऑलरेडी कर ली गई है उसकी पेमेंट अगर 1 जुलाई 2021 के बाद की जाती है, तो क्या उस पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो 1 जुलाई 2021 से पहले मान लीजिए 80 लाख रुपीस की परचेज कर ली गई और उसकी पेमेंट 1 जुलाई 2021 के बाद की जा रही है, तो ऐसे में यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसका विपरीत, इसका उल्टा केस भी हो सकता है कि मान लीजिए एडवांस पेमेंट कर दी गई 80 लाख रुपीस की और परचेज की गई 1 जुलाई 2021 के बाद, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? तो इसका आंसर भी नो। क्यों नहीं होगा? रीजन बीइंग कि यहाँ पर 80 लाख रुपीस का एडवांस जब पे किया तो हो सकता है सेलर ने उस पर टीसीएस कलेक्ट कर लिया हो, तो ऐसे में टीडीएस की बात नहीं आएगी। तो यहां पर यह क्लियर किया गया है कि 1 जुलाई 2021 से पहले अगर कोई परचेज हो चुकी है या फिर कोई एडवांस पेमेंट हो गई है, परचेज बाद में हुई है, इन दोनों ही केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो एक और क्लियरिटी यहां पर सर्कुलर के अंदर दे दी गई। उसके अलावा एक और बात बताई गई कि ये जो 50 लाख रुपए की लिमिट दी गई कि 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर परचेज है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट होगा। तो सवाल आया कि 1 जुलाई 2021 से पहले जो परचेज हो चुकी है उस पर टीडीएस तो डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या वो 50 लाख की लिमिट काउंट करने के लिए वो अमाउंट इंक्लूड होगी या नहीं? तो इसका आंसर यस है, वो अमाउंट भी इंक्लूड होगी 1 जुलाई 2021 से पहले। तो इसका मतलब यहां मान लीजिए परचेज हो चुकी है 80 लाख रुपए की और इसकी हमने पेमेंट की 1 जुलाई 2021 के बाद, तो इस पर टीडीएस तो डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अब 1 जुलाई 2021 के बाद अगर 10 लाख रुपए की और परचेज की जाएगी तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्योंकि जो 50 लाख की लिमिट है वो आपकी चेक होगी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो इसका मतलब अगर 1 अप्रैल 21 के बाद कोई परचेज आपने कर ली है तो वो परचेज काउंट की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी फॉर द लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीस। तो अब अगर आप ये सर्कुलर रीड करते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ दी जो आंसर्स हैं आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर जो कहा गया कि
सेक्शन 194Q इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 और यह किस पर एप्लीकेबल होता है? यह बायर पर एप्लीकेबल होता है और बायर पर जब यह एप्लीकेबल होगा तो वो क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट करेगा। और टीडीएस कहां से डिडक्ट करेगा? जो वो परचेज करेगा एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए से ज्यादा की जो परचेज होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए परचेज की गई 1 अप्रैल 2021 के बाद 70 लाख रुपीज की, और हम मान लेते हैं ये पूरी की पूरी 70 लाख रुपीज की जो परचेज की गई वो 1 जुलाई 2021 के बाद की गई। तो ऐसे में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा 70 माइनस 50, 20 लाख रुपीज पर एट द रेट ऑफ 0.1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द बायर। तो इट अप्लाइज to any buyer who is responsible for paying any sum to any resident seller. सेलर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। और ये जो 50 लाख रुपए की लिमिट है ये हर साल अवेलेबल रहेगी। दैट मीन 50 लाख रुपए से ज्यादा की जो परचेज अमाउंट होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 0.1%। कब डिडक्ट किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो जब आप परचेज जो की है आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे एट दैट टाइम, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाएगा उस पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। क्योंकि जब आप परचेज अकाउंट की एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, तो यहां पर सेलर का अकाउंट क्या किया जा रहा है? क्रेडिट किया जा रहा है। तो जब आप सेलर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या फिर आप पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब अगर आपने परचेज पहले की है और पेमेंट बाद में की है तो टीडीएस परचेज के समय डिडक्ट होगा, और अगर आपने पेमेंट पहले कर दी है और परचेज बाद में की है तो टीडीएस पेमेंट पर डिडक्ट होगा। उसके बाद कहा गया कि बायर इज डिफाइंड टू बी पर्सन हुज टोटल सेल, ग्रोस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस। जो ग्रोस रिसीट्स टर्नओवर की बात होगी वो बिजनेस की ग्रोस रिसीट्स, बिजनेस की टर्नओवर की बात होगी। अगर बिजनेस के अलावा आपकी और कोई रिसीट है, जैसे कि हो सकता है आप रेंट रिसीव कर रहे हो सकता है आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो वो जो सभी रिसीट्स हैं वो काउंट नहीं की जाएगी फॉर कैलकुलेटिंग 10 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर buyer is defined to be person whose total sale, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। तो जिस साल में आप परचेज कर रहे हैं, जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हैं, उससे जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो होगा, उससे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके अंदर अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर कहा गया कि सेक्शन 194Q सब सेक्शन 3 के अंदर बेसिकली पावर दी गई है बोर्ड को कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है सेक्शन को एप्लीकेबल करने में तो ऐसे में इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू की जा सकती है। तो वही गाइडलाइंस यहां पर इशू की गई है जिसमें बताया गया है कि जो सेक्शन 194Q है वो कैसे एप्लीकेबल होगा। Various representation have been received by board for issuing guidelines for removing certain difficulties in exercise of power conferred with the approval of central government hereby issues the following guidelines। तो ये guidelines issue की गई है। सबसे पहले तो कहा गया है कि सेक्शन 194 किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो एक्सचेंजेस होती है जिनके जरिए आप जो है शेयर्स सेल परचेज करते हैं, तो ऐसे में कहा गया कि उन केसेस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ टैक्स रिडक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 194Q इन केस ऑफ सर्टेन एक्सचेंजेस। तो जो एक्सचेंजेस हैं और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं उनके केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। It has been stated that sometimes in this transaction there is no one-to-one contract between the buyer and seller।
तो वहां पर क्या होता है, बायर और सेलर के बीच 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से टीडीएस डिडक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो वहां पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा एक और सेक्शन है 194O, जो बात करता है इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो अपना प्लेटफॉर्म देते हैं गुड्स सेल करने के लिए। तो ऐसे में प्रोविजन है कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए जितनी भी सेल की जाएगी, तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर जब उस व्यक्ति को पेमेंट करेगा जो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है गुड्स सेल करने के लिए, तो ऐसे में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा और उसके बाद पेमेंट करेगा। 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। तो कहा गया कि जहां पर सेक्शन 194O एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक सेक्शन है, तो ऐसे में वहां पर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब एक ऑर्डर यहां पर आपको पता चल जाता है। सबसे पहले चेक करना है कि क्या 194O एप्लीकेबल है। अगर 194O एप्लीकेबल है तो आपको 194Q और 206C 1H का जो है कंप्लायंस नहीं करना होगा। अगर 194O एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद आपको चेक करना है क्या 194Q एप्लीकेबल है, और अगर 194Q एप्लीकेबल नहीं है तो 206C सब क्लोज 1H एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर in order to remove difficulties, it is provided that the provision of section 194Q shall not be applicable in transactions in securities and commodities which are traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by the recognized clearing corporations। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन होगी वहां पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स and energy saving certificates traded through power exchange registered in accordance with regulations of CERC। तो बेसिकली ये भी शेयर्स की तरह ही ट्रेड किए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। तो यहाँ पर भी जो है सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जो बताया गया कि जो आप टर्नओवर चेक करेंगे, वो टर्नओवर जो है आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की चेक करनी है, और जो 50 लाख रुपीस की लिमिट है वो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की चेक करनी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2021 से पहले जो परचेज आपने की है वो भी काउंट की जाएगी फॉर कैलकुलेटिंग 50 लाख रुपीस। तो सिंस सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट would come into effect from 1st of July 2021, it was requested to clarify how the threshold of 50 lakh specified under this subsection shall be computed। तो सबसे पहला सवाल आता है कि वो 50 लाख की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि सिंस 194Q ऑफ द एक्ट मैंडेट्स बायर, किसको बायर को मैंडेट करता है टू डिडक्ट टीडीएस on credit of sum in the account of seller or on payment of such sum whichever is earlier, the provision of this subsection shall not apply on any sum credited or paid before 1st of July 2021। तो मैंने आपको बताया था 1 जुलाई 2021 से पहले अगर कोई परचेज हो चुकी है या फिर आपने कोई एडवांस दिया है तो उस परचेज या एडवांस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा 1 जुलाई 2021 के बाद, लेकिन 50 लाख की लिमिट के लिए वो काउंट किए जाएंगे। If either of the two events had happened before 1st of July, that transactions would not subjected to the provision of section 194Q। तो एक बात तो पता चल गई कि उस ट्रांजैक्शन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा जो 1 जुलाई 2021 से पहले हो चुकी है। Since the threshold of 50 lakh is with respect to previous year, तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर कह लीजिए, जो 50 लाख रुपीस की जो बात की गई है वो प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग की गई है, फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग की गई है। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जितनी ट्रांजैक्शंस परचेज के रिगार्डिंग या फिर एडवांस के रिगार्डिंग हो चुकी है वो जो है कंसीडर की जाएंगी फॉर द लिमिट ऑफ 50 लाख। Calculation of sum for triggering TDS under section 194Q shall be computed from 1st of April। तो 50 लाख की लिमिट आपको 1 अप्रैल से चेक करनी है
और टीडीएस काटने की एप्लीकेबिलिटी आपको 1 जुलाई 2021 से चेक करनी है। If a person being buyer has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30 June 2021 to a seller, the TDS under section 194Q shall apply on all the credit or payment during the previous year on or after 1st of July 2021। तो 1 जुलाई से पहले अगर 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो 1 जुलाई के बाद जो भी परचेज होगी या फिर जो भी पेमेंट होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194Q। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर टीसीएस कलेक्ट करना है तो जीएसटी इंक्लूड किया जाएगा और अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। It is requested to clarify that whether adjustment is required to be made for GST or purchase return for the purpose of tax reduction under section 194Q. While circular number 17 of 2020, it was clarified that no adjustment on account of GST is required to be made for collection of TCS under section 206C subclause 1H. तो टीसीएस के रिगार्डिंग तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया था कि अगर आपने 100 रुपए की सेल की है, उस पर 18 रुपीज का जीएसटी चार्ज किया है, तो आप 118 रुपए पर टीसीएस कलेक्ट करेंगे। लेकिन परचेज के केस में बताया गया कि अगर आपने 100 रुपए की परचेज की है, 18 रुपए का जीएसटी पे किया है, तो आपको टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो 100 रुपीज पर करना है। तो यहाँ पर जीएसटी adjustment is required to be made for collection of tax reduction under section 206C subclause 1H। तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट जो है की जाएगी। Since the collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration, however the situation is different in case of TDS। तो TDS के रिगार्डिंग एक सर्कुलर ऑलरेडी इशू किया जा चुका था 19 जुलाई 2017 को, जिसमें बात की गई थी कि जो जीएसटी कंपोनेंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड at the time of credit of amount in receipt of seller and in terms of the agreement or contract between the buyer and the seller, the component of GST comprised in the amount payable to the seller is indicated separately। अगर जीएसटी की अमाउंट सेपरेटली दिखाई गई है देन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसका मतलब परचेज पर जो जीएसटी पे कर रहे हैं उस पर जो है जीएसटी अमाउंट पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आपकी परचेज अमाउंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। ये तो बात थी परचेज। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो अब उस केस में तो आपको पता है इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स, तो गुड्स के लिए अगर आप कोई एडवांस पे करते हैं तो जो सेलर होता है, जो रेसिपिएंट होता है, उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं होती, वो डेफर किया गया है वो प्रोविजंस अभी के लिए। तो ये यहां पर कहा गया कि अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी फुल अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो आप एडवांस पे कर रहे हैं उसमें इतना जीएसटी है और इतनी आप गुड्स के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर कहा गया इफ द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस बिकॉज द पेमेंट इज अर्लियर देन द क्रेडिट, द टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन द होल ऑफ द अमाउंट as it is not possible to identify that payment with GST component of the amount would be invoiced in future। तो भविष्य में पता नहीं, हो सकता है आप उस एडवांस के अगेंस्ट कोई एग्जम्प्ट सप्लाई कर दें जिस पर कोई जीएसटी हो ही ना। तो ऐसे में कहा गया कि भविष्य का कुछ नहीं पता है तो ऐसे में आप फुल पेमेंट पर जो है आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप पेमेंट करेंगे। उसके अलावा परचेज रिटर्न की बात की गई। विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न इट इज क्लैरिफाइड दैट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। Thus, before purchase return happens, the tax must have already been deducted under section 194Q of the Act on that purchase. If that is the case and against this purchase return the money is refunded by the seller, then this tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने मान लीजिए परचेज पर कोई टीडीएस डिडक्ट कर लिया और उसके बाद जो है परचेज रिटर्न हो गई,
आपने वो माल वापस कर दिया, तो ऐसे में अगर आपने ये अमाउंट पूरी की पूरी रिटर्न कर दी, जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया था वो भी वापस कर दिया, तो ऐसे में वो जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया था उसकी एडजस्टमेंट आप अगली ट्रांजैक्शन से ले सकते हैं। और अगर आपने जो है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट है वो रिटर्न की है, तो ऐसे में कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दी जाएगी। No adjustment is required if the purchase return is replaced by the goods by the seller, as in that case the purchase on which tax was deducted of the act has been completed with the goods replaced. तो आपने गुड्स को रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे में कोई एडजस्टमेंट की बात होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दी वापस, जो परचेज रिटर्न आपने की है उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट वापस मिल गई है, तो ऐसे में जो है उस टीडीएस को आप जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस में एडजस्ट कर सकते हैं। Whether non-resident can be a buyer under section 194Q। तो जब आप सेक्शन 194Q को देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया में है और वो परचेज है उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड है, तो ऐसे में बायर जो सेक्शन 194Q है वो एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई if the provision of section 194Q of the act shall apply to a buyer being a non-resident. To remove difficulties, it is clarified that the provision of section 194Q shall not apply to a non-resident whose purchase of goods from seller resident in India is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident in India. तो अगर वो जो परचेज है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, तो टीडीएस की बात नहीं होगी। फॉर दिस पर्पज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल मीन टू इंक्लूड ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू व्हिच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होली और पार्शियली कैरीज ऑन। उसके बाद यहां पर कहा गया वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज ए पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट। अगर किसी सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्या ऐसे में बायर को टीडीएस फिर भी डिडक्ट करना होगा? तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि अगर किसी सेलर की 100% इनकम एग्जेम्प्ट है तो बायर को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेलर की पार्शियली इनकम एग्जेम्प्ट है, पार्शियली टैक्सेबल है, तो ऐसे में बायर सेक्शन 194Q के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेगा। It is requested to clarify that if the provision of section 194Q of the act shall apply to a seller whose income is exempt. To remove difficulties, it is clarified that the provision of section 194Q shall not apply on purchase of goods from a person being a seller who as a person is exempt from income tax under the act, like person exempt under section 10 or under any other act like आरबीआई एक्ट, एडीएबी एक्ट एक्सेट्रा। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर इनकम जो है एग्जम्प्ट है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 206C clause 1H, it is clarified that the provision of this subsection shall not apply to sale of goods to a person being a buyer who as a person is exempt from income tax. तो दोनों ही केसेस में ना तो सेक्शन 194Q अप्लाई होगा ना ही सेक्शन 206C अप्लाई होगा अगर जो सेलर है या फिर जो बायर है वो इनकम टैक्स के तहत जो है एग्जम्प्ट है। 206C सब क्लोज 1H के केस में हमें बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि क्या बायर की इनकम एग्जम्प्ट है। अगर बायर की इनकम एग्जम्प्ट है तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। और सेक्शन 194Q के अंदर हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि क्या सेलर जो है उसकी इनकम एग्जम्प्ट है अंडर इनकम टैक्स। अगर उसकी इनकम एग्जम्प्ट है तो बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। The above clarification would not apply if only part of the income of the person is exempt। तो कोई भी सेक्शन हो अगर पार्शियल इनकम टैक्सेबल है, पार्शियल एग्जम्प्ट है, तो ऐसे में वो जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा और टीसीएस या टीडीएस जो भी रिक्वायरमेंट है वो जो है आपको करना होगा। Whether tax is to be deducted on advance payment, तो ऑलरेडी क्लियर है कि
परचेज क्रेडिटेड और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे में जो है 1 जुलाई 2021 के बाद आप चाहे परचेज कर रहे हैं या फिर परचेज के लिए एडवांस दे रहे हैं, आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। It is requested to clarify if the provision of section 194Q of the act shall apply to advance payment. It is clarified that since the provision apply on payment or credit whichever is earlier, the provision of section 194Q shall apply to the advance payment. हालांकि ये बात तो सेक्शन में क्लियर हो जाती है कि एडवांस अगर आप पे करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर कोई कंपनी बनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म बनी है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म बनी है, तो ऐसे में क्या उसी साल के अंदर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर चेक करनी होती है। अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे में जिस साल में इनकॉर्पोरेशन होगा, जिस साल में फर्म बनेगी, उस साल में जो है सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इफ द टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज 10 करोड़ और लेस। तो ये ऑलरेडी जो है क्लियर है कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हालांकि ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बात की गई है टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस के अलावा और कोई आपकी एक्टिविटी है जहां से आपको रिसिप्ट होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। It is requested to clarify if the provision of section 194Q shall apply to a buyer who has turnover or gross receipt exceeding 10 crore but total sale or gross receipt or turnover from business is 10 crore or less। तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी बिजनेस से टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है, लेकिन ड्यू टू अदर रिसीट, हो सकता है वो रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, उसकी वजह से ग्रोस रिसीट 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में कहा कि आपको सिर्फ बिजनेस की ग्रोस टर्नओवर, बिजनेस की ग्रोस रिसीट और बिजनेस की टर्नओवर चेक करनी है। Hence the sales or gross receipts are turnover from business carried on by him must exceed 10 crore. His turnover or receipt from non-business activity is not to be counted for this purpose. तो इस पर्पस के लिए वो काउंट नहीं की जाएगी। उसके अलावा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O, 194Q और सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H, इस पे हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको 194O चेक करना है। अगर 194O एप्लीकेबल होता है तो सेक्शन 194Q, सेक्शन 206C सब क्लोज 1H अप्लाई नहीं होगा। अगर सेक्शन 194O एप्लीकेबल नहीं होता है तो उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है। अगर बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है तो सेलर 206C सब क्लोज 1H के तहत टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर बायर पर 194Q एप्लीकेबल नहीं होता है तो हमें सेलर पर चेक करना है कि क्या 206C 1H के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है तो टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो यही सब बातें जो है यहाँ पर बताई गई है। सर्कुलर को आप स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको जो है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के अंदर आपको चैट सेक्शन दिया गया है, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जरूर इंस्टॉल कर ले। बहुत सारे कोर्सेज आपको जो है रीजनेबल प्राइसेस के अंदर ऑफर किए गए हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आपको दी गई है, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है आप शेयर कर सकते हैं। चैट का आपको ऑप्शन दिया गया है, कॉल आप कर सकते हैं। जरूर विजिट कीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल यूट्यूब को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सभी नोट्स आपको वहां पर पीडीएफ फाइल्स के जरिए शेयर किए जाते हैं।